नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर गोस्ट चैनल पर, जहां डर और रोमांच का साया हमेशा आपके साथ रहता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है सीमा की, जो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे खौफनाक रहस्य और अंधेरे की दुनिया में धकेल दिया। एक पेड़ से हुई शादी, अजीबोगरीब घटनाएं और एक ऐसा राक्षस जिसने उसकी जिंदगी को उलट-पुलट कर रख दिया। यह कहानी आपके दिल में डर के साथ साथ कई सवाल भी छोड़ जाएगी। तो दोस्तों, बत्ती बंद कर लीजिए, अपने हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए इस स्पाइन चिलिंग सफर के लिए। आइए शुरू करते हैं। सीमा, माँ जल्दी करो, हमको देरी हो रही है ऑफिस के लिए। हाय, ये लो तुम्हारा खाने का डिब्बा, आराम से जाना। ओह माँ, डिब्बा नहीं टिफिन माँ। अरे हाँ, वही जल्दी आना दफ्तर से। सीमा, हाँ माँ, तुम टीवी देखना, घर में परेशान न होना, अब तो डिश भी लगवा दिए है, आराम से रहना। इतना कहकर सीमा दफ्तर के लिए निकल जाती है। बाबा के मौत के बाद सीमा ने ही सारे घर की जिम्मेदारी ली, अपने भाई को पढ़ाया। अब भाई भी बड़ा हो गया है, तो अब वो भी हाथ बटाने लगा है काम में। अब घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते सीमा की उम्र कब बढ़ते गई पता ही नहीं चला। अब वो पूरी 25 साल की हो चुकी है। उसके चाचा उसके लिए रिश्ता देखते हैं, लड़का इंजीनियर है और सीमा भी उसको जानती है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सीमा, अरे माँ चाय बना दो, आज बहुत काम था, बहुत सर फट रहा है हमारा आज। विजय, सीमा का भाई, अरे दीदी अब ये ऑफिस छोड़ो, अब तुम्हारा भाई बड़ा हो गया है, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब हमारी बारी। सीमा, बड़ा आया जब नौकरी मिल जाएगी तब देखेंगे। विजय, अरे दीदी कल हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, परसों से हम ऑफिस भी ज्वाइन कर लेंगे। तुम्हें बताया थाना की कार के शोरूम में इंटरव्यू दिए थे, महीना भर बाद कॉल आया। उस दिन हम तो भूल ही चुके थे। सीमा, बढ़िया है, अब तुम्हारी बहन को और काम करना है। विजय, अरे दीदी हमारा पगार पूरा 25,000 है, अब तुम काम वाम के चक्कर में न रहो। सीमा, हाँ बस कुछ महीने और। विजय, ठीक है। तभी घर में मेहमान आ जाते हैं। ये और कोई नहीं, वही लड़का है जिसे सीमा पसंद करती है। उसे देखकर वो शर्मा के अंदर के कमरे में चली जाती है। अरे आंटी जी, ये हमारी अम्मा ने भेजा है, आम का अचार, ये ले लीजिए, हम चलते हैं। आदित्य, अरे बबुआ ऐसे कैसे, आओ चाय नाश्ता करके जाओ। अरे सीमा, बाहर आओ, बिटिया देखो आदित्य बबुआ आए हैं, जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो। सीमा शर्माते हुए बाहर आती है। हाँ माँ। सीमा को देख आदित्य की आंखें एक तक टिक जाती है, मानो जैसे उसी को तलाश कर रही हो। सीमा भी टमाटर जैसी लाल हो जाती है। जिम्मेदारियों के बोझ से बेचारी अपनी जिंदगी कभी जी ही नहीं पाई। अरे बबुआ का बताए तुमको, सीमा की माँ आदित्य से बोलती है। दफ्तर से आते ही पैर पसर का टीवी देखने लगती है। वही मुए सास बहू का कलेश पक्की कामचोर है। घर का खाना तो रास ही नहीं आवा है एको। सीमा की माँ थोड़ी खिंचाई करती है सीमा की। आदित्य मुस्कुराने लगता है और तिरछी नजर से सीमा को देखता है। वो भी शर्मा जाती है। विजय, अरे नहीं भैया, माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है। आदित्य, हाँ आंटी, ऑफिस में भी काम होते हैं, अब काम तो काम है, चाहे घर का हो या बाहर का, वो भी थक जाती होगी। ये सुनकर तो सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मैगी बनाकर लाती है। इका लाली मैगी कौन खाएगा बिटिया। सीमा की माँ सीमा से, सीमा, अरे माँ। आदित्य, अरे आंटी हमें मैगी बहुत पसंद है। सीमा, विजय सब मिलकर मैगी खाकर चाय पीते हैं। अच्छा आंटी, अब चलता हूँ, आप भी आइए कभी। हाँ बबुआ जरूर। जाओ बिटिया, आदित्य को छोड़ आओ दरवाजे तक। विजय, तुम थोड़ा हमारे साथ आओ, छज्जे पे चढ़कर आम की बरनी निकाल दो। अब आदित्य और सीमा बाहर जाते हैं। आदित्य, मैगी बहुत अच्छी बनाई थी आपने। सीमा, थैंक्स। आदित्य, बाय। सीमा, बाय बाय। अगले ही हफ्ते आदित्य के माँ पापा आकर दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। दोनों की कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली मिलाने पर पता चलता है कि सीमा पर मांगलिक दोष है। ये सुनकर आदित्य के माँ बाप का मन थोड़ा खट्टा हो जाता है। आदित्य के माँ बाबा पंडित को भेज देते हैं
और सीमा की माँ से समय मांगते हैं इस बारे में सोचने के लिए। सीमा बहुत रोती है, गरीबी और घर के जिम्मेदारी ने समय से पहले ही बड़ा बना दिया, और आज जब कुछ अपने लिए सोचा तो ये फूटी किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही। ये सब सोचते हुए कब सोचती है उसे पता ही नहीं चलता। अचानक बहुत जोरों की हवा चलने लगी। सीमा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे कोई छू कर गुजरा हो। सीमा इसे अपना वहम समझकर छोड़ देती है और फिर सोचती है। सुबह के 9 बज गए हैं, बिटिया उठ जाओ, चाय बनाए है, गरम उठ जाओ, सीमा की माँ कहती है। सीमा खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है जोरों की बारिश आती है। एक तो इतना दुख, फिर ये बारिश। मुंह हाथ धोकर सीमा खिड़की खोलकर वही बालकनी में चाय पीने लगती है। बिटिया टिफिन तैयार कर दिए है, तैयार हो जाओ, 10 बजने को आवे हैं। सीमा शांति से अपनी माँ की ओर देखती है। आज पहली बार माँ ने डब्बा नहीं टिफिन कहा था। क्या बात है माँ, अंग्रेजी सीख रही हो? आंखें नम होते हुए भी छुपाने की कोशिश करती है। आज ऑफिस नहीं जाएंगे माँ, मन नहीं कर रहा, 2-4 दिन घर पर ही रहेंगे, और फिर हमारी एक सहेली की शादी भी है, वहां भी हो आएंगे। माँ ठीक है बिटिया, हम जानते हैं तुमको तकलीफ है, कोई बात नहीं बिटिया, रिश्ता है, दूसरा देख लेंगे, चिंता न करो। सीमा अभी हमें कोई शादी नहीं करनी। माँ ठीक है बिटिया, अब शादी की बात हुए 15 दिन हो जाती है। आदित्य के माँ बाप कोई जवाब नहीं देते, और इस बारे में आदित्य को भी कोई खबर नहीं रहती, क्योंकि वो ऑफिस के काम से बाहर लखनऊ गया था। घर वाले भी कोई खबर नहीं देते। नहीं, सीमा कुछ बताती है। आदित्य के लौटकर आते ही सब पता चलने पे आदित्य गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आदित्य ये सब क्या है माँ? आज के जमाने में भी तुम ये सब बातों पे भरोसा करती हो? हमें सीमा पसंद है और हम उसी से शादी करेंगे। तुरंत सीमा को फोन लगाता है और कहता है, तुमने हमें ये सब बताया क्यों नहीं? तुम्हें तकलीफ हुई समझता हूं मैं, और अगले दिन मिलने को कहता है। अगले दिन 8 बजे रात को दोनों मिलते हैं एक गार्डन में। कुछ देर दोनों शांत रहते हैं। सीमा की नम आंखें उसके दिल की तकलीफ बयां कर रही थी, जो आदित्य समझ भी गया। आदित्य क्यों नहीं बताया हमें इस बारे में? क्या इतना भी हच नहीं समझती मुझ पर? तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं, पर कभी कह नहीं पाया। तुमसे शादी नहीं हुई तो किसी से नहीं करूंगा। शायद तुम्हें मैं पसंद नहीं, अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। इतना कहकर वापस जाने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी सीमा उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर मांगलिक दोष होने की वजह से आपको कोई तकलीफ न हो, इस डर से मैं चुप रह गई और जोर जोर से रोने लगती है। तभी बारिश बहुत जोर से आने लगती है। दोनों भागकर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। गार्डन में कोई ज्यादा लोग थे भी नहीं, और जो थे वो दूसरी तरफ थे। सीमा का रोना आदित्य से देखा नहीं जाता और वो उसे गले से लाग लेता है। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। आदित्य उसे किस करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। आदित्य उसे घर छोड़ता है और दूसरे ही दिन दोनों की सगाई हो जाती है। पंडित जी भी मांगलिक दोष का उपाय बताते हैं कि पहले सीमा की शादी एक पीपल के पेड़ से करनी होगी। उसके 1 महीने 15 दिन बाद महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर शादी हो सकती है। अब जैसा पंडित ने बताया वैसा ही हुआ। सीमा की शादी पीपल के पेड़ से करा दी गई। जैसे ही 7 फेरे पूरे हुए, जोरों का तूफान आने लगा और सब इधर उधर गिर गए, और आदित्य के हाथ से अपने आप सगाई की अंगूठी कहीं गिर गई, मानो जैसे किसी ने उसके हाथ से निकालकर कहीं फेंक दी हो। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हुआ, तब सबने देखा और हैरान हो गए। उस तूफान की वजह से सबकी शक्ल और हालत शराब थी, और सीमा को एक भी खरोच नहीं आए। उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। सब हैरान थे, पर कोई कुछ नहीं कहता। सारे घर में सन्नाटा छाए रहता है और सीमा भी काफी घबराई हुई रहती है। सब थके होते हैं और सो जाते हैं। रात के करीब 3 बजे सीमा को आवाज आती है, यहाँ आओ। सीमा अपने आप उठकर उस पीपल के पेड़ के ओर चली जाती है जिस पेड़ से उसकी शादी हुई थी, और उस पेड़ को उल्लू को मारकर दारू और उल्लू के खून से नहलाती है। उसमें से एक ब्रह्म राक्षस निकलता है। तभी सीमा होश में आती है और डर जाती है। तुम कौन हो? सीमा घबराते हुए पूछती है। वो राक्षस जोर जोर से हंसता है और कहता है,
तेरा पति अब तू मेरे ही साथ रहेगी। सीमा, नहीं, मेरा होने वाला पति आदित्य है, मुझे जाने दो। हाँ, कितने सालों से इंतजार किया है, कैसे जाने दूं, यही सच है, स्वीकार कर ले। सुबह होते ही सब सीमा को ढूंढने लगते हैं। शाम होने पे वो खुद घर की और चली आती है। उसके वेशभूषा देखकर सब घबरा गए, मानो जैसे उसकी इज्जत के साथ किसी ने जबरदस्ती करी हो। हाथ में निशान पीठ पे यही इशारा कर रहे थे। ये बात आदित्य के घर वालों से छुपा ली जाती है, क्योंकि पहले ही सीमा पर मांगलिक दोष था, फिर अब ये रिश्ता टूटने का डर था, इसलिए कोई कुछ नहीं बताता। अब सीमा ने ऑफिस भी छोड़ दिया था। वो बैठे बैठे टीवी देख रही थी। उसकी माँ उसके लिए चाय लेकर आती है, तभी टीवी की पीछे वाली दीवार पे छिपकली थी। वो देखते ही सीमा कूद पड़ती है और छिपकली को हाथ से मारने लगती है। ये देखकर उसकी माँ बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर विजय भी परेशान हो जाता है और उसकी माँ को उठाकर कमरे में लेकर जाता है। अब सीमा की भी हरकतें अजीब सी होती जा रही थी। वो अब उल्टा सोती थी, दारू और कच्चा मौस खाने लगी थी। जिस लड़की ने कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाया, वो ये सब कैसे खा सकती है। अब उसकी माँ ये तो समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं किसी रूहानी ताकत का ही कब्जा है सीमा पर। अब वो आदित्य को सारी बातें बता देती है। सीमा की माँ, आदित्य बबुआ, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े, और सीमा की हालत तो तुम्हारे सामने ही है। तुम भी किसी की औलाद हो और हमारे लिए जैसे सीमा है वैसे ही तुम हो बबुआ। आदित्य एक तरफ हमें अपना बेटा भी कह रही है और रिश्ता तोड़ने को भी कह रही है। देखिए मम्मी जी, मैं शादी की बात बदकी है, सीमा के जान बचाना ज्यादा जरूरी है, ये सब बाद में। नहीं बबुआ, तुम्हारे माँ बाबूजी को ये बात पसंद नहीं आएगी। आप इन सब के चक्कर में ना पड़े। आदित्य, उन्हें मैं संभाल लूंगा मम्मी, आप चिंता मत करिए। तभी सीमा आती है और आदित्य को देखकर हंसने लगती है और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, वस्त्रहीन थी। ये रूप देखकर आदित्य और सीमा की मां चौंक जाते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि कोई और ना देखे। सीमा, क्या देख रहा है तू? इससे शादी करेगा? हाँ, पर इसका पति तो मैं हूं। मेरी तो सुहागरात भी होगी, देख मैंने ही इसके कपड़े उतारे हैं। हाँ, चला जा, यही तेरी भलाई है। और अपना पूरा शरीर मोड़कर एक बिच्छू की तरह वो अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर दोनों के दिल दहल गए थे। अब आदित्य को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि सीमा को कोई बीमारी नहीं, भूत प्रेत का ही चक्कर है। सीमा की मां आदित्य को पकड़कर रोने लगती है। रोइए मत मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। अंदर से सीमा गुर्राते हुए बोलती है, हाँ मम्मी मत रो, क्योंकि तुझे अभी सीमा की अर्थी पे भी तो रोना है। और हंसने लगता है जोर जोर से। ये सुनते ही सीमा की मां को दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। अब आदित्य बहुत चिंता में आ जाता है और अपने एक दोस्त से संपर्क करता है जो कि पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट है। शायद वो कुछ मदद कर दे। आदित्य, हेलो राहुल, मैं बोल रहा हूँ। आदित्य, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राहुल, क्या तुम आज मुझे मिल सकते हो? राहुल, हाँ, दरअसल मैं एक केस सोल्व करने के लिए आउट ऑफ गया था। आज शाम की फ्लाइट है, मैं कल सुबह तक मिलता हूँ। आदित्य, नहीं राहुल, मेरे पास बहुत ही कम समय है, तू रात को ही मिल। राहुल, ओके ब्रो, डन। आदित्य राहुल से रात को 9 बजे एक कैफे में मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। राहुल ये सब सुनकर हैरान तो नहीं होता, क्योंकि उसका पेशा ही यही था। देख आदित्य, मैं भले ही एक साइकियाट्रिस्ट हूं, पर यह बात मैं औरों की तरह नहीं कहूंगा कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। और जैसी भाभी की हालत है, तेरे बताने के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, उन्हें किसी पचीर बाबा की जरूरत है। फिर भी मैं एक बार तेरे साथ चलता हूँ। और दोनों सीमा को देखने निकल जाते हैं। सीमा उसी वेशभूषा में रहती है, बिना कपड़ों के मकड़ी की चाल की अवस्था में। राहुल से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। आदित्य रोने लगता है। क्या करूं दोस्त, कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल, रो मत, शांत हो जा। तेरे बताने के हिसाब से ये सब तभी से शुरू हुआ जब से भाभी की शादी उस पीपल के पेड़ से हुई। तो हो ना हो, ये जो भी रहस्य है उस पीपल के पेड़ से ही जुड़ा है। तो हमें वही कुछ मिल जाए, चल वहां जाते हैं। दोनों वहां जाते हैं और लोगों से पूछते हैं। वहां के स्थानीय लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती, पर
ये जरूर पता लगता है कि उस पेड़ की कभी कोई पूजा नहीं करता। आदित्य, यहाँ कुछ सबूत तो नहीं मिले, पर यहाँ कभी कोई पूजा न हुई तो शायद नेगेटिविटी हो, ये तो हो सकता है। तभी एक औरत बताती है कि बहुत समय पहले जब उसकी नई नई शादी हुई थी, तब उसने घर का बचा हुआ खाना गाय को खिलाने के लिए रख दिया, जिसमें बचा हुआ कुलदेवता का प्रसाद भी था। चींटी लग जाने की वजह से मेरी सास ने गाय को खिला देना ही बेहतर समझा, कम से कम प्रसाद का अपमान तो नहीं होगा। इसलिए मैंने बचे हुए नारियल और जो भी था वो यहाँ रख दिया। पेड़ की छांव रहने की वजह से गाय भी आती थी। पर जैसे ही मैंने प्रसाद डाला, मेरे डालने के ठीक 2 मिनट बाद ही उसमें कीड़े लग गए और प्रसाद काला पड़ गया। तभी से सब इस पेड़ को अशुभ मानने लग गए और कोई वहां नहीं पूजा करता। राहुल, आदित्य एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। बहुत से किस्से वो चुटकियों में ठीक कर देते हैं। कहा जाता है कि उनके ऊपर सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है। एक बार उनके पास चलकर देखते हैं। और मुझे ये बात भी समझ नहीं आई, वो जो कोई भी रूह है बहुत खतरनाक है, पर उसने तुम में से किसी पर भी अभी तक कोई जानलेवा हमला क्यों नहीं किया जैसी हालत उसने भाभी की कर दी है। मैंने अपनी पूरी लाइफ के केस में कभी नहीं देखा इस तरह बिना कपड़ों के रखना और कच्चा मौस खाना और बिच्छू की चाल चलना उल्टा चलते हुए देखा है। फिल्मों में दीवार पे चढ़ते हुए भी देखा है, पर यह बिच्छू की तरह इन सब में बहुत रहस्य छुपा हुआ लगता है। आदित्य, तुझे कुछ समझ आया? नहीं राहुल, कुछ नहीं। राहुल, कोई नहीं, कल बाबा के पास जाकर कुछ न कुछ तो हल जरूर निकलेगा, तू चिंता मत कर। और सुन, तू भाभी के घर का थोड़ा चावल ले लेना और भाभी का कोई कपड़ा जो उन्होंने उस वक्त पहना हो जब वो शैतान उनके शरीर में आया। अगले दिन सुबह जैसे ही आदित्य और राहुल बाबा के पास जाने की तैयारी करके निकलते हैं, तभी सीमा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो हवा में उड़ने लगती है। जैसे तैसे हिम्मत करके आदित्य उसके रूम के सामने देवी की मूर्ति रख देता है, जिसकी वजह से वो राक्षस शांत हो जाता है। फिर दोनों गुरुजी के पास जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही राहुल कार का दरवाजा खोलता है, बिजली का खंभा गिरने लगता है। आदित्य की नजर उस पर पड़ती है और दोनों भागते हैं। आदित्य के हाथ से वो चावल और कपड़े जैसे कि राहुल ने उसे बताया था, वो वही गिर जाते हैं। दोनों बच तो जाते हैं, पर राहुल के पैर में चोट लग जाती है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। आदित्य राहुल को उठाता है, तभी राहुल की नजर उस चावल और कपड़े पर पड़ती है जो खंबे में निकली चिंगारी की वजह से जल जाता है। और जलने के बाद उसमें से कीड़े निकलने पड़े। तभी आदित्य की नजर हैरान हो गए और खिड़की की ओर गई, जहां वो देखते ही दांग रह गया। उसने तुरंत राहुल को इशारा किया और खिड़की की ओर देखा तो सीमा बैठी खिड़की से देख रही थी और हमें देखकर हंसने लगी। हमें समझते देर नहीं लगी कि ये सब किया धरा उस शैतान का है। आदित्य जैसे तैसे राहुल को अस्पताल लेकर गया और उसके पैर पर प्लास्टर लगवाया। आदित्य, सब उसी ने किया। राहुल, तुमने देखा न कैसे हंस रहा था? इतना ही था तो सामने से वॉर करता, पीछे से खंबा क्यों गिराया? राहुल, ओहो, वो कोई इंसान नहीं है जो हम उससे झगड़ा करें। और ये मत भूलो कि अगर हम उसे कुछ करेंगे तो तकलीफ भाभी को ही होगी, क्योंकि वो उन्हीं की शरीर में है। आदित्य, हाँ सही कह रहे हो। माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी। तुम अब वापस लौट जाओ। राहुल, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और कोई खतरा हो। राहुल, अरे यार, तुम अभी तक नहीं समझे। मैंने ये सब जानबूझकर किया ताकि वो शैतान कुछ हरकत करे और हमें उसकी शक्तियों का कुछ अंदाजा हो जाए। और उसने भी ठीक वही किया। आदित्य, मतलब मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? राहुल, मैं समझाता हूं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें घर में कहा था कि चावल और भाभी के कपड़े ले लेना। ये सुनते ही वो राक्षस जो भाभी के अंदर है तुरंत बाहर आया और हमें रोकने की कोशिश की, पर तुमने देवी माँ की मूर्ति रख दी, जिसकी पूजा भाभी की पुश्तैनी से होते आ रही है। उसके प्रभाव से वो बाहर नहीं आ पाया। फिर जब हम निकले कार के पास, तब उसने खिड़की से देखा और उस समय वातावरण एकदम नॉर्मल था, इसलिए हवा की वजह से तो वो खंबा नहीं गिरा। इससे ये तो पता चल गया कि बिजली का खंबा उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ही गिराया है और उसी के शैतानी प्रभाव से चावल के दानों में से कीड़े निकलने लगे, ठीक उसी तरह जैसे उस औरत ने हमें बताया था।
मतलब ये बात तो तय है कि जो भी शक्ति उस पीपल के पेड़ में है वही आत्मा भाभी को परेशान कर रही है, और उस रूह को पता चल चुका है कि हम बाबा की मदद लेने जा रहे हैं, इसलिए उसने मुझे बस जख्मी किया क्योंकि बाबा कहाँ रहते हैं ये मुझे पता है, और मैं घायल रहूंगा तो तुम भी नहीं जा पाओगे। अब समझे, पर फिर भी मैं समझा नहीं, ऐसी रूहानी ताकतें किसी की सगी नहीं होती। उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा, इसके पीछे कोई तो वजह है, और ये तो अब हमें बाबा ही बता सकते हैं। आदित्य, हाँ पर तुम अभी ठीक नहीं हो। राहुल, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, हम दोनों को बस बैठना है। अब कल सुबह हम निकल जाएंगे गुरुजी के यहाँ। और सुनो, घर में किसी को मत रहने देना, उसे अकेला ही छोड़ दो, खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूं वो भाभी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आदित्य, हाँ मम्मी जी अस्पताल में है, और मैं विजय को कह दूंगा कि अस्पताल के गेस्ट हाउस या लॉज में रुक जाए। राहुल, बेहतर है। अगले दिन सुबह दोनों गुरुजी के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। करीब 8 घंटे बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। गुरुजी एक गुफा के अंदर ध्यान में लीन थे। जैसे ही गुफा के अंदर पैर रखा तभी आवाज आई, गुरुजी, पैर में ज्यादा ही दर्द है क्या राहुल? ये सुनकर आदित्य हैरान हो जाता है कि अभी तो हम वहां तक पहुंचे भी नहीं, फिर उन्हें कैसे पता? गुरुजी, चौंको मत बेटा आदित्य, तुम्हारा ही इंतजार था, सुबह से निकले होना, आ जाओ। और थोड़ी ही देर बाद राहुल, जो बैसाखियों के सहारे चल रहा था, वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गया था। ये देखकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। फिर आदित्य और राहुल बाबा को सारी बातें कड़ी से कड़ी जोड़कर बताते हैं। उसके बाद जो बाबा बताते हैं वो सुनकर दोनों भरोसा नहीं कर पाते। गुरुजी बताते हैं कि ये आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक ब्रह्म राक्षक बन चुका है, और ये रूह आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारे होने वाली बीवी को। आदित्य, हाँ गुरुजी, जब से घरवालों ने सीमा का मांगलिक दोष दूर करने के लिए उस पीपल के पेड़ से शादी कराई, उसी दिन से ये सब अजीबो गरीब घटनाएं हमारे साथ घट रही है। गुरुजी, नहीं बेटा, सीमा को कोई मांगलिक दोष नहीं है। आदित्य, पर घर में तो सब यही कह रहे थे, और वो पंडित उसने भी यही बताया, मतलब वो सब झूठ बोल रहे थे। आदित्य गुस्से में बोलता है, गुरुजी, नहीं बेटा, उन्होंने वही कहा जो कुंडली में दिखा। उस रूह ने माया के जाल से कुंडली बदल दी, इसलिए उनकी गलती नहीं है, उन्होंने वही कहा जो उन्हें दिखा। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। ये रूह पिछले 200 साल से सीमा का इंतजार कर रही है अपना बदला लेने के लिए। पिछले जन्म में ये दोनों शादी करने वाले थे, पर ये राक्षस एक डाकू चोर था। जैसे ही इसकी खबर गांव के राजा को हुई, उसने इस राक्षस को बंदी बनाने का आदेश दिया, और वो सिपाही कोई और नहीं, एक विषकन्या यही सीमा थी, जिसने अपनी सुंदरता के जाल में डाकू को अपने प्यार में फंसाकर शादी तक का खेल खेलती है। पर डाकू इसे सच में प्रेम कर बैठा था। उसने और कई राज्य की लड़कियों की इज्जत लूटी थी, इसलिए राजा ने ऐलान किया कि उसे घोड़े से बांधकर पूरे कपड़े उतार कर उसके वस्त्रहीन शरीर पर बिच्छू छोड़े जाए, फिर उसे घसीटते हुए गांव के बीचों बीच लाया जाए। ऐसी दर्दनाक मौत उसे दी जाती है। मरते मरते वो उस जन्म में सीमा को श्राप दे जाता है कि जैसे तूने मेरे साथ खेल रचा, मेरे लिए मेरी ही शादी एक श्राप बन गई, उसी तरह तेरे साथ भी होगा, तू भी ऐसी ही मौत मारी जाएगी, और मैं मारूंगा, मैं हर जन्म में तेरे दूसरे जन्म का इंतजार करूंगा। और कहकर दम तोड़ देता है। राजा उसकी लाश को वही गड़वा देता है। कुछ सालों बाद वहां कोई तांत्रिक उसकी आत्मा को जगाता है, सीमा की मौत देकर खुश कर देता है, और तांत्रिक उसकी आत्मा को जागृत कर देता है। इसलिए अब वो एक ब्रह्म राक्षस बन चुका है। राहुल, ओह अब समझा। गुरुजी, हाँ राहुल, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। पिछले जन्म में उसके शरीर को वस्त्रहीन करके बिच्छू छोड़े गए थे, इसलिए वो इस जन्म में ठीक उसी तरह का बदला सीमा से ले रहा है जो उस जन्म में विषकन्या थी। ठीक उसी तरह सीमा भी कपड़े नहीं पहनती और वो बिच्छू की चाल चलती होगी। आदित्य, हाँ गुरुजी, सही कहा आपने, वो ठीक उसी तरह करती है। राहुल, पर गुरुजी, मुझे एक बात नहीं समझ आई। 200 साल पहले उसे उस राज्य में दफनाया गया था, तो उसका वास्ता उस पीपल के पेड़ से क्यों है?
क्योंकि इस डर की शुरुआत उसी पीपल के पेड़ से शुरू हुई है। गुरुजी, क्योंकि वही वो जगह है जो पहले गांव हुआ करता था और अब वो शहर है और वहां पीपल का पेड़ है और वो वही वास करने लगा। इसीलिए पीपल के पेड़ के रूप में उसने सीमा से इस जन्म में शादी की और उसके शरीर पर अपना कब्जा जमाया। राहुल, बाप रे, पर अगर उसकी आत्मा इतनी ही शक्तिशाली है तो वो किसी को जान से क्यों नहीं मार रही? गुरुजी, क्योंकि एक तरीके से वो बलि के जरिए ही सीमा को ले जाएगा इस दुनिया से और वो बलि खुद सीमा की होगी। अगर उसने इसके पहले किसी की जान ली तो उसे फिर अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए उसने बस तुम्हारे पैर को घायल किया, तुम्हारी जान नहीं ली। और उसे मारना इतना आसान भी नहीं है। उस तांत्रिक ने इसकी शक्तियां किसी चीज में छुपाकर राखी है। आदित्य, ये तो ढूंढना नामुमकिन है गुरुजी, क्योंकि उस तांत्रिक की तो यकीनन मौत हो चुकी होगी अब तक। गुरुजी, हाँ, क्योंकि उसकी मौत घोड़े से घसीटते हुए और बिच्छुओं के काटने से हुई थी। इसलिए उस तांत्रिक ने उसकी शक्तियां घोड़े की नाल में बिच्छू के जहरीले जहर में मिलाकर कहीं कैद की है बटा। इस जन्म में तो अब वो उसी तरह बदला ले रहा है जैसे उस जन्म में उसके साथ हुआ था। शादी के पहले ही दर्दनाक मौत देकर भी मौत ना होना। अभी 1 महीना पूरा होने में 3 दिन और बाकी है, तब तक हमारे पास समय है। हमें इसी समय में कुछ करना है। आदित्य, हाँ गुरुजी पर केस। गुरुजी आदित्य के हाथ में भभूत देते हैं और उसे घर के चारों और घेरा बनाने को कहते हैं और गुरुजी भी उनके साथ आते हैं। गुरुजी के आते ही सीमा की मां की हालत एकदम नॉर्मल हो जाती है। गुरुजी के कहे के अनुसार आदित्य घर के चारों और घेरा बना देता है और राहुल सीमा की मां को विजय के साथ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके जैसे ही गुरुजी घर में कदम रखते हैं, अजीब सी बदबू आने लगती है, मानो जैसे कि कोई कच्चा मौज जला रहा हो। आदित्य घर के चारों और घेरा बनाकर आ जाता है। जैसे ही वो सीमा के रूम की ओर जाता है तो देखता है सीमा वहां है ही नहीं। गुरुजी, भाग गया वो, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसका अंत अब करीब है और वो ये इतने आसानी से होने नहीं देगा। राहुल, पर अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे और कैसे? दोनों गांव का चप्पा चप्पा छान मारते हैं पर कहीं नहीं मिलती सीमा उन्हें। आकर गुरुजी को बताने पे गुरुजी भी कोशिश करते हैं पर किसी कारण वश नहीं पता चलता कि वो शैतान सीमा को कहाँ लेकर गया है। पूरे 2 दिन बीत गए हैं, आज का 3रा दिन है। हम कैसे ढूंढेंगे उसे? और उसकी माँ फुट फुट कर रोने लगती है। तब गुरुजी सीमा की माँ का आंसू अपने हाथ में लेकर उसे कमंडल के पवित्र जल से घेरा बनाते हैं। उसमें उन्हें नजर आ जाता है कि वो शैतान सीमा को कहाँ लेकर गया है। गुरुजी, चलो मेरे साथ, पता चल गया है। राहुल, ये आपने कैसे किया गुरुजी? गुरुजी, सीमा उसकी माँ का ही अंश है। माँ के आंखों से निकला आंसू भी गंगाजल से कम पवित्र नहीं, इसी से पता चला। अब चलो। गुरुजी सबके साथ उसी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। हमने सब जगह देखा, सिवाय यहाँ के और कहाँ हो सकता है, यही है वो। सबकी नजर उस पेड़ के पास गटर के नाली से बने उस दलदल में जाती है जहाँ सीमा वस्त्रहीन उस नाले में लेटकर कीड़े मोकोड़े खाती है। राक्षस, हाँ आज्ञा, तू आखिर तूने ढूंढ ही लिया। चला जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? अपनी जान प्यारी है तो चला जा। जैसे ही गुरुजी उस पीपल के पेड़ पर पांव रखते हैं, वैसे ही उसका शरीर ढीला पड़ने लगता है। जैसे ही उसका शरीर ढीला पड़ने लगता है, गुरुजी मंत्रों का जाप करने लगते और उसी पीपल के पेड़ के नीचे हवन कुंड की पवित्र अग्नि में मंत्रों का जाप करते हैं, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां काम नहीं करती। वो राक्षस आदित्य और राहुल पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल भी हो जाते हैं, पर मंत्रों के जाप से वो उनकी जान नहीं ले पाता। जैसे ही गुरुजी जमीन पर गंगाजल डालते हैं, वैसे ही सीमा की शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तुरंत आदित्य अपनी शर्ट उतारकर उसका शरीर ढकता है। सीमा की माँ अपनी शॉल निकालकर सीमा का बदन ढकती है। उस राक्षस की आत्मा हवन कुंड की अग्नि में हवा में उड़ने लगती है। तभी वहां बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं। अब राक्षस समझ जाता है कि उसका अंत निश्चित है, पर उस तांत्रिक ने इसकी शक्तियां घोड़े के नाल में बिच्छू की जहर में मिलाकर कहीं दफन कर दिया था। इसलिए
उसे ज्यादा असर नहीं होता। राक्षस, हाँ हाँ हाँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बुढ़े, तू मुझे तकलीफ दे सकता है, ततम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मुक्ति और मेरी शक्तियां उस तांत्रिक ने दफन करके रखी है। इसकी जान और तुम सबकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इसी पीपल के पेड़ पर तुम सबको मरूंगा और तुम सबकी आत्माएं मेरी गुलाम रहेगी। हाँ हाँ हाँ, बिच्छू को आते देख सब घबरा जाते हैं। करीब 1000 से भी ज्यादा बिच्छू एक झुंड में आते हैं। तभी गुरुजी आदित्य की तरफ इशारा करके कहते हैं कि पीछे हट जाओ और डरो मत। फिर भी सबका डर कम नहीं होता। देखते ही देखते जमीन अपने आप 50 फीट अंदर धंस जाती है। एक बड़ा सा होल हो जाता है और वो सारे बिच्छू उसमें गिर जाते हैं। जैसे ही बिच्छू गिरते हैं, उसमें से उसी तरीके की बदबू आती है जो सीमा के घर में उस राक्षस की आ रही थी, और उसमें से काली शक्तियों का धुआं ऊपर की ओर आता है। और गुरुजी उसको गंगा जल डालकर और उस हवन कुंड को उसी गड्ढे में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो राक्षस को मुक्ति मिल जाती है और घनी बारिश आने लगती है। गुरुजी के साथ सभी लोग घर जाते हैं। सीमा की माँ, गुरुजी अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा ना? गुरुजी, हाँ, माँ नहीं आएगा। राहुल, गुरुजी आपने कहा था कि उसकी शक्तियां घोड़े की नाल में कैद है, वो तो मिली ही नहीं, फिर उसे मुक्ति कैसे मिली? गुरुजी, मैंने जमीन पर जानबूझकर अग्नि हवन कुंड रखा, क्योंकि उस आत्मा का शरीर उसी जमीन में दफन हुआ था, तो जाहिर है कि घोड़े की नाल भी वही होगी। और रही बात बिच्छू के जहर की, जो उस घोड़े की नाल में मिलाया गया था, वो जहर खुद उस रूह के शरीर में भारी मात्रा में मौजूद था, क्योंकि मृत्यु के समय उसके ऊपर जहरीले बिच्छू छोड़े गए थे। मेरे मंत्रों की शक्ति से और हवन कुंड की आग की पवित्रता से वो अभिमंत्रित बिच्छू वहां आए और जमीन में गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से वो गिर गए। फिर मेरी अग्नि कुंड फेंकते ही वो जल गए, जिसकी वजह से उनका जहर उसमें मिल गया। और जो बदबू आ रही थी वो उस राक्षस की थी, जो काले धुएं के रूप में ऊपर आई, क्योंकि वो घोड़े की नाल से आजाद हो चुकी थी। अग्नि की वजह से वो जल गया, इसलिए उसे मुक्ति मिल गई। अब भरोसा हुआ राहुल। राहुल, धन्य है गुरुजी आप। आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप न मिले होते तो सीमा का जिंदा बच पाना मुश्किल क्या नामुमकिन था। आपकी वजह से आज सीमा जिंदा है। हाँ गुरुजी, हम आपकी सारी जिंदगी गुलामी करे फिर भी ये एहसान नहीं चूका पाएंगे। सीमा की माँ गुरुजी से रोते हुए कहती है, गुरुजी, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। आदित्य, हाँ गुरुजी, मैं आपको छोड़ आता हूँ, चलिए। राहुल और आदित्य दोनों गुरुजी को वापस छोड़ कर आते हैं। कुछ महीनों में सीमा के तबीयत में भी सुधार आ जाता है। उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद आदित्य अपनी कमाई से गुरुजी के लिए एक आश्रम बनवाता है और भंडारा करता है। इस तरह उन्हें उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा मिलता है और दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगेगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।